गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। अर्थात जो पहला चरण था जिसे हम उदारवादी कहते हैं, उसमें ये जो नेता थे ये प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। अर्थात ये जो लोग थे इनका प्रभाव ज़्यादा था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेज़ों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का द्योतक था और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है, ये इनकी सोच थी। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेज़ों को हमारी शिकायतों को पूरी जानकारी न होने के कारण से है। यही कारण रहा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग की। ठीक है, तो जो पहला उदारवादी चरण था उसके जो नेता थे वो अंग्रेज़ों में ही विश्वास करते थे, अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी उसमें विश्वास करते थे, वो उनका ही साथ देना चाहते थे। देखिए, अब दूसरा चरण है जिसे हम गर्मपंथी या राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचार के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल अथवा सुधारकों का झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। चार प्रमुख कांग्रेस के नेता, जिनमें लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। अर्थात जो गर्मपंथी थे उनके ये प्रमुख नेता हैं। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल को अंगीकार करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा को सत्याग्रह पर बल दिया गया। अर्थात ये दो तीन चीज़ें थी जिन पर विशेष बल दिया गया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिससे भारतीयों को कार्य तथा सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रण, शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इसके बाद में देखिए स्वशासन आंदोलन। 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। 1916 में तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। अर्थात 1915 में तो जो एनी बेसेंट उन्होंने किया है और 1916 में तिलक ने किया है। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। अर्थात लोगों को ये बताना था कि जो स्वतंत्रता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। ये जो काल था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें सबसे पहले आएगा रोलेक्ट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम व अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था, अतः सरकार ने 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने
19 मार्च 1919 को पास कर दिया। 1917 में तो कानून ये लेकर आए और 1919 में इसको लागू कर दिया गया, इसको पास कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। अर्थात अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। 1919 में इसने जो ये अंग्रेज़ी सरकार थी, इसने इसको लागू कर दिया। तो इस कानून में क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेज़ी सरकार का विरोध करेगा, तो विरोध करने पर उसे लंबे समय तक अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसे नज़रबंद कर दिया जाएगा और उसे ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील का अधिकार था। ठीक है, अर्थात वो किसी भी प्रकार से अपनी बात नहीं रख सकता था। तो इसे काले कानून की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, इसके बाद में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे भी शामिल थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दिया और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1,000 के लगभग थी। अर्थात रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर बैठक कर रहे थे। तभी जो जनरल डायर है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। तब तक गोलियाँ चलाई गई जब तक कि उनके जो कारतूस थे वो ख़त्म नहीं हुए। और ये जो घटना थी, इसमें जो हज़ारों लोग थे वो बेकसूर मारे गए। ठीक है, तो इसकी बहुत निंदा की गई थी। इसके बाद में है असहयोग आंदोलन, और ये जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 की है। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई है। इसके बाद में असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। अर्थात भारत के हिंदू और मुस्लिम क्या है, एक हो गए और उन्होंने एक होकर ये आंदोलन चलाया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो गांधी जी को केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी, उसको उन्होंने वापस लौटा दिया। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन करके उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करके खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में असहयोग आंदोलन, अर्थात जो अंग्रेजी सरकार है उसका किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, इसके लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी भी अत्यधिक पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग कर तथा कर न देना शामिल था। अर्थात ये सब चीज़ें उन्होंने की। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते हुए बुने हुए कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1920 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। परंतु जब ये आंदोलन शिखर पर पहुंचा, उसी समय 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार की मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर पुलिस वालों ने लाठियां चलाई। तो जो क्रूर जो भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया कि परेशान होकर जो पुलिस चौकी थी उसको आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख के 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों की रुकावट डालने का कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद में साइमन कमीशन भी
का भी विरोध किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। क्या हुआ कि यहाँ पर जो 1919 का जो एक्ट बना था उसकी जांच के लिए यहाँ पर एक आयोग आया जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। उसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन उसमें एक भी भारत का नहीं था। 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन बम्बई पहुंचा तो इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं की गई थी, अर्थात ये भी भारत के पक्ष में नहीं था। ठीक है, आगे हम जो पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।